से अगर मैं वैदिक बिजनेस से वैदिक की जो शुरुआत हुई, जैसे विचल जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया, 23 जनवरी 2020 को हुई। तो वेरी वन डे से मैं इस मिशन को, जो हमारा हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया मिशन है, इस मिशन का प्रचार कर रही हूँ अपनों से अपनों तक का। बट अगर मैं इस मिशन से पहले जो मैं काम करती थी, मैं एक बुटीक चलाती थी, मैं एक टेलर मास्टर थी, मैं लोगों के कपड़े, मेरी बहनों के कपड़े सिलाई और कढ़ाई करने का काम था मेरा। छोटा सा काम था, 2.5 से 3 लाख रुपए की लोन लेके इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने उस कारोबार की शुरुआत करी थी। कारोबार छोटा था, सिर्फ 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने उस काम को शुरू करा था, बट उसके पीछे का जो मकसद था मेरा, वो बहुत बड़ा था। उसके पीछे का जो कारण था, रीजन था, वो बहुत बड़ा था। अगर मैं उससे पीछे थोड़ा सा आप लोगों को लेके जाऊं, मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, मतलब मैं ये कह सकती हूँ लोअर मिडिल फैमिली। वो फैमिली जहाँ पे कमाई इतनी सी होती है और खर्चे इतने सारे होते हैं, और मेरे ख्याल से वहां से सिर्फ मैं बिलोंग नहीं करती, हम सारे के सारे वहीं से बिलोंग करते हैं, राइट। उस परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं जट सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा एक किसान थे, हमारे पास मात्र 6 किले जमीन थी, और मेरे पापा एक व्यक्ति ऐसे थे जिनको मैंने कभी भी आराम करते नहीं देखा, मैंने उनको कभी किसी शादी में जाते नहीं देखा, मैंने उनको कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते नहीं देखा, मैंने कभी भी उनको मेले में या बाजार में जाते नहीं देखा। मैंने उनको 2 जगह देखा, या तो मैंने खेतों में उनको मिट्टी के साथ मिट्टी होते देखा है, या मैंने उनको घर पे डंगरों के साथ मैंने डंगर होते देखा है। पूरी जिंदगी मेरे फादर साहब ने इतनी मेहनत करी, पर पूरी जिंदगी बेचारों से कर्जा नहीं उतरा, राइट। हम जब भी किसी चीज की डिमांड करते थे, जब भी गर्मियां आती, क्या मेरे साथ हैं? यस। क्या आप साथ हैं? यस। आप साथ हैं? यस। देखो, आपका साथ तो आगे बैठे हैं, आप लोगों का साथ मेरे को स्पेशली चाहिए। यस। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, राइट। क्योंकि पीछे वाले तो मुझे कम दिखाई देते हैं, क्योंकि मुझे दिखता भी कम है, तो आगे वाले मुझे ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि मेरी नजदीक की निगाह ज्यादा कमजोर है और नजदीक का चश्मा लगा हुआ है, और जो आगे लोग बैठे वो मेरे को बड़े बड़े दिखते हैं, राइट। तो इसलिए आगे वाले स्पेशल ध्यान रखना इस बात का। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पापा से सारी जिंदगी बेचारों से कर्जा नहीं उतरा, पूरी मेहनत करके वो थक गए। हमारे घर में ना हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, हमारे घर में हमेशा झगड़े होते थे, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, और मुझे एक चीज मुझे 100% आज की अपनी उम्र तक पहुंचते पहुंचते एक चीज मुझे 100% क्लियर हो चुकी है कि जो हमारे घर में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं, जितने भी झगड़े हैं, 98% जितनी भी हमारे घर में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, प्रॉब्लमें हैं, हमारी जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां हैं, जो भी हैं, मतलब मैं इनको ये लिख सकती हूँ कि 98% हमारी जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे एक ही रीजन है, और उस रीजन का नाम है पैसा। क्या? यस। यस। हमारी जिंदगी की 98% प्रॉब्लमें, लड़ाइयाँ, झगड़े, चुनौतियां जो भी जुड़ी हुई हैं, वो पैसे के साथ जुड़ी हुई है। क्या मेरे बात से सहमत है? 2% प्रॉब्लमें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में नहीं है, राइट। बारिश बहुत ज्यादा आएगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, बारिश नहीं आएगी, ये हमारे हाथ में, कोरोना आ गया, ये हमारे हाथ में, प्लेग आ गई, ये हमारे हाथ में, भूकंप आ गया, ये हमारे हाथ में। 2% प्रॉब्लमें ऐसी हैं जो भगवान के हाथ में है। 98% प्रॉब्लमों की जड़ पैसा है। क्या मानते हैं इस बात को? मानते हैं आप इस बात को? क्या मानते हैं, जानते भी हैं? यस। हाँ जी, मानते भी हैं और जानते भी हैं। जानते भी हैं। इस बात को याद रखना, ये बार बार पूछूंगी मैं, राइट। अब मेरे घर में भी यही कुछ था, बिजली के बिल को लेके तो झगड़ा, मम्मी पापा का, राशन को लेके तो झगड़ा, रिश्तेदारी में कोई शादी आ गई तो झगड़ा, पैसे नहीं होते थे, त्योहार आ गया तो झगड़ा, राइट। हम पास हो गए, अगली क्लास में चले गए तो झगड़ा, क्योंकि नई बुक्स चाहिए,
स्कूल की फीस समय पे नहीं गई, गर्मी आ गई तो झगड़ा क्योंकि गर्मियों के कपड़े बच्चों को चाहिए, सर्दी आ गई तो घर में झगड़ा क्योंकि बच्चों को सर्दी के कपड़े चाहिए, जूते चाहिए। और मेरे घर में एक ही बात सुनाई देती थी, मेरे फादर साहब मेरे मम्मा एक ही बात बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे मैं और क्या करूं, क्या करूं, मैं कहाँ मरूं, कहाँ से लाऊं। मेरे मम्मा एक ही बात बोलते होते थे कि तुम्हारा तो ये रोज का हो गया, एक ही बात तुम तो रोज रोज बोलते हो। ना तो मेरे मम्मा समझते थे और ना ही मेरे पापा समझते थे। फिर पेंडा छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पापा एक बात बोलते थे कि ठीक है फसल आ जाए, चावल आ जाए, हमारे यहाँ पे जीरी बोलते हैं उसको, कि जीरी आ जाए, जीरी की फसल आ जाए तो फिर लेके दूंगा। फिर जीरी आ जाती थी, जीरी में नहीं मिलती थी, फिर बोलते थे गेहूं की फसल आ जाए तो लेके दूंगा। मतलब इसको हाड़ी और सोनी बोलते हैं। हाड़ी में मिलेंगे, सोनी में मिलेंगे। ना हमें चीजें हाड़ी में मिलती थी ना सोनी में मिलती थी, क्योंकि फसल के ऊपर खर्चा ज्यादा हो जाता था और कभी सूखा पड़ जाता था तो फसल खराब हो जाती थी, कभी ज्यादा बारिश आती थी तो फसल खराब हो जाती थी, कभी तूफान आ जाता था तो फसल खराब हो जाती थी, और कभी बीमारी कीड़ा लग जाता था फसल को तो फसल खराब हो जाती थी। एक दिहाड़ीदार बंदे को पता होता है कि शाम को उसको कितनी दिहाड़ी मिलेगी। एक सरकारी नौकरी वाले को पता होता है कि एक महीने के बाद उसके घर में कितना पैसा आएगा। एक प्राइवेट नौकरी वाले को पता होता है कि वो अगर 10,000 की नौकरी करता है तो 5 तारीख को, 7 तारीख को, 2 तारीख को उसको उसके घर में, उसके खाते में 10,000 आ जाएगा। बट एक जिम्मेदार ऐसा इंसान है जिसको 6 महीने मेहनत करके ये नहीं पता होता कि उसके घर में फसल आएगी या नहीं आएगी। क्या मेरी बात से सहमत है? तो बस डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे घर का हाल था, क्योंकि हमारी जो पूरी मेहनत करने के बाद हुई, मिट्टी के साथ मिट्टी होने के बाद भी कमाई जो थी वो इतनी थी और जो घर के खर्चे थे वो इतने सारे थे। बस यही कारण था झगड़े का। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा में प्यार नहीं था, बट उनका प्यार कब बार में कन्वर्ट हो गया उनको भी नहीं पता चला, कब युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और हमारे साथ भी यही है, हम एक दूसरे से घर में बचते हैं एक साथ बैठने से, क्योंकि पता है जब एक साथ बैठेंगे तो झगड़ा ही होगा, युद्ध ही होगा। जितने भी झगड़े होते हैं कभी आप ध्यान से नोटिस करो उन झगड़ों के बारे में, तो आपको एक ही कारण मिलेगा, ओनली एंड ओनली पैसा। हाँ जी, पैसा। क्लियर है आप लोगों को? मानते हैं, जानते हैं हम इस बात के बारे में? तो डियर फ्रेंड्स, मेरे घर में भी यही था। बस मेरे घर में जहाँ पे ये बीमारियां थी, जहाँ पे इतनी चुनौतियां, चैलेंज, दिक्कतें, परेशानियां, वहीं पे बचपन से मेरे को एक बीमारी थी। क्या उस बीमारी का नाम जानना चाहते हैं? मैं बचपन से ड्रीमर थी। शायद मुझे आज समझ में आता है कि कुछ चीजें मुझे भगवान ने पदेशी दी थी, राइट? मुझे गॉड गिफ्टेड है कुछ चीजें, राइट? हालांकि मैं जिस एनवायरनमेंट में थी उस एनवायरनमेंट में ये भी नहीं पता होता था कि सपने क्या होते हैं, मुझे भी नहीं पता था कि सपने क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था विजुअलाइजेशन किसको बोलते हैं, मुझे नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। बट जैसे ही मैंने होश संभाला, जैसे मैं कल भी बात कर रही थी, मैं परसों भी बात कर रही थी, रोज मेरी लीडरों से जब बात होती है कि मुझे नहीं पता, मेरे को वो 5 साल में, मुझे नहीं पता वो 7 साल में, मुझे नहीं पता उस समय मैं 8 साल की थी, मुझे नहीं पता। बट जैसे ही मुझे याद है कि जैसे ही मैंने होश संभाला तो हमारे गांव में हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे टीवी होता था, और जब भी मैं उनके घर पे हम टीवी देखने जाते थे, मूवी आती थी, फिल्म आती थी, और जब मैं फिल्मों में बड़े बड़े बंगले देखती थी तो बस वहां पे मैं बैठी बैठी, आंखें मेरी टीवी पे होती थी, आंखें मेरी इस बंगले पे होती थी, और दिमाग में एक ही बात चलती होती थी कि सुखविंदर का गरेवाल, एक दिन तेरा बंगला भी ऐसा होगा। मुझे नहीं पता, बस मेरे मन में यही चलता था, और वो बंगला, वो घर मेरे जहन में उतर जाता था और मेरे दिल दिमाग में घूमता था। और जब भी मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती, मुझे आज भी याद है जब मेरे मम्मी पापा बिल्कुल अत हो जाती, सर्दी आ जाती, तो बेचारे ब्याज पे पैसा उठा के हमें जूते दिलवाने के लिए आते।
और हमारे पटियाला में एक चौक है जहाँ पे फुआरा चौक बोलते हैं उसको, वहाँ पे हम बस का इंतजार करते होते थे, क्योंकि हमारे गांव को बस 2 बसें आती थी, एक सुबह के टाइम आती थी और एक 3 बजे और एक 5 बजे जाती थी। तो हम बस का इंतजार करते थे और जब मैं उस चौक के ऊपर खड़ी होके, मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी। लोग बोलते हैं दीदी हमें आपकी सक्सेस स्टोरी पता है, आपको मेरी सक्सेस स्टोरी का 100 ग्राम भी नहीं पता। मेरी जो स्टोरी है ना, उसका आपको इतना सा भी नहीं पता, क्योंकि मुझे कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। जब उस चौक पे खड़े होते थे ना अपने पेरेंट्स के साथ, मेरे पेरेंट्स बस का इंतजार करते थे, वो देखते थे कि बस 2:30 बज गए, 3 बज गए, बस नहीं आई, वो बस मिस हो जाती थी, कई बार 5 वाली का इंतजार करना पड़ता था। तो बस मेरी गर्दन ऐसे जाती थी, इधर को गाड़ी गई तो मेरी गर्दन ऐसे चली जाती थी, इधर को गाड़ी गई मेरी गर्दन ऐसे चली जाती थी, मेरी गर्दन बस ऐसे ही घूमती रहती थी। मुझे गाड़ियों के नाम नहीं पता होते थे, मुझे गाड़ियों की कीमत नहीं पता होती थी, बट मैं उन गाड़ियों को देखती थी, उनमें बैठे हुए लोगों को देखती थी। और जब वो खुश लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसते खेलते, कोई मुझे इधर को जाता दिखता था, कोई मुझे इधर को जाता दिखता था, तो मैं अपने पापा से पूछती थी, पापा हमारे पास गाड़ी कब आएगी? मेरे पापा बोलते थे बेटा हमारे पास नहीं आ सकती, क्योंकि मैं बोलती थी फिर इन लोगों के पास कैसे गाड़ियां हैं? उन्होंने बोलना ये तो अमीर लोग हैं, ये मेहनती लोग हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इसलिए आज इनके पास गाड़ियां हैं। और मैं अपने पापा से एक ही क्वेश्चन करती थी कि पापा आप भी तो इतनी मेहनत करते हो, तो फिर हमारे पास इतना सारा पैसा क्यों नहीं है? अगर इतना सारा पैसा क्यों नहीं है तो हमारे पास गाड़ियां क्यों नहीं है? तो मेरे पापा के पास मेरी बात का आंसर नहीं होता था, बट मैं उनको एक बात जरूर बोलती थी कि पापा एक दिन जैसे आज इन लोगों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, एक दिन ये बड़ी बड़ी गाड़ियां मेरे पास भी पक्का होंगी। मेरे गांव से मेरा स्कूल जो था 6 किलोमीटर था। जब मैं वहां पे शहर में उन गाड़ियों को देखती, उनमें बैठे हुए लोगों को देखती, जब मैं पैदल स्कूल से गांव जाती, जब गांव से पैदल स्कूल आती, तो पूरे 6 किलोमीटर के रास्ते में मैं पैदल जरूर चलती थी, बट मैं दिमाग में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही होती थी कि मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, मेरी गाड़ी इस कलर की है और मैं गाड़ी को चला रही हूँ, और गाड़ी को चलाते 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 जब मेरा 6 किलोमीटर का सफर तय हो जाता था, मुझे खुद को भी पता नहीं चलता। छत से पानी आता था, मेरे मम्मी पापा वो क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे पंजाब में तो उसको बोरी बोलते हैं, जो जूट का थैला बना होता है, राइट, उसको सर पे रख के, राइट, उसको सर पे रख के पूरे छत पे मिट्टी डाल के आते थे और पूरे भीग जाते थे, और हमारे घर में सोने के लिए जगह नहीं बचती थी, और मैं एक कोने में बैठ के अपने घर को देख के तो एक ही बात अपने मन में बोलती थी कि आज ये कच्चा घर है और एक दिन इसी घर की जगह पे मैं 1 करोड़ की कीमत का घर बनाऊंगी। 1 करोड़, मुझे नहीं पता कब बनेगा 1 करोड़ का घर, मुझे नहीं पता कब आएंगे गाड़ियां, मुझे नहीं पता कब आएगा इतना सारा पैसा, मुझे नहीं पता कब आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा, बट इस बात का 100% पता था कि एक दिन ये सारा कुछ मेरे पास आएगा। मैं देखा क्या लगता है, कहते गारंटी, सुंदर सिंह नाम है उसका, कहते गारंटी है भाभी 2 महीने के अंदर अंदर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओगे, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार मैं बाहर चली जाऊं, मेहनत करने से नहीं डरती। वहां के 70 रुपये, वहां का 1 रुपया यहाँ पे आके 70 बनेंगे, वहां का 100 रुपये 1 रुपया यहाँ पे आके 100 बनेगा। सपने तो अगर पूरे होंगे ना तो कनाडा जाके होंगे, सपने तो अगर पूरे होंगे ना तो ऑस्ट्रेलिया जाके ही होंगे। दिन रात मेहनत करूंगी, हम दोनों मेहनती हैं, मैं और मेरे हस्बैंड खूब मेहनत करेंगे, खूब डॉलर कमाएंगे और इंडिया में अपने सपने पूरे करेंगे। मैंने बोला क्या लगता है, कहते पक्का भाभी, मैंने कहा पक्का, कहते पक्का। मुझे आज भी याद है मेरे हाथ में 4 चूड़ियां थी जो लास्ट बची हुई थी, 4 बैंगल्स जो मेरी दादी सास की थी। मेरी दादी सास ने वो मेरी सास को पहनाई और मेरी सास ने वो मुझे पहनाई। मुझे आज भी याद है एक झटके में मैंने वो 4 मतलब स्टिंट नहीं लगाया,
मैंने वो 4 चूड़ियां बेच दी, बेच के वहां पे पैसे दिए। फिर पूछो क्या हुआ? फिर धोखा हुआ, फिर कुछ नहीं बना। एंड नटशेल, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 32 तोले सोना था, कुछ रिस्क लेने में चला गया, कुछ ब्याज में चला गया। कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा गुरुद्वारा, कोई ऐसी जगह जहां पे मुझे बोला गया कि अगर तुमने यहाँ पे मत्था टेक लिया ना तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने अगर यहाँ पे, मैं हर जगह गई, हर जगह पे मैंने नाक रगड़े। गुरुद्वारा साहब जाती, बस एक ही डिमांड एक ही होती थी कि बाबा जी कोई रास्ता दिखा दो। मैं मेहनत करने से नहीं डरती, मैं कामचोर इंसान नहीं हूँ जो मैं बैठ के ये मांगू कि मेरी कोई मदद कर दे, मेरा कोई कर्जा उतार दे, मेरे को कोई फ्री में मेरी कोई लॉटरी की टिकट निकल आए 2 करोड़ की। नहीं, सॉरी, मैं दिन रात मेहनत कर सकती हूँ बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करूंगी, मेरे को कोई रास्ता दिखा दो। बस एक ही विनती होती थी कि कोई रास्ता दिखा दो। और डियर फ्रेंड्स, ऐसी जिंदगी चलती गई। बहुत किस्से हैं, बहुत, इतने किस्से हैं, इतने चैलेंज हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं, तकलीफों के अलावा, चैलेंज के अलावा, चुनौतियों के अलावा, जो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हंसी मजाक वाला किस्सा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। बट मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, राइट, कि भगवान ने मुझे ये दिया, राइट। मैं कभी नहीं रोती, बट जो पुराने जख्म है ना, राइट, पता नहीं क्यों उनका दर्द आंखों से जरूर आता है। मैं कमजोर नहीं, मैं बिल्कुल कमजोर इंसान नहीं, मैं बिल्कुल डरने वाला इंसान नहीं हूं, बट मुझे नहीं पता। लोग बोलते हैं जी, पता नहीं कैसे बोलते हैं, एक दिन मीटिंग में आते हैं, 2 दिन काम करते हैं, और उसके बाद मोटिवेशन उतर जाती है। कैसे घर बैठ जाते हैं? पहले बोलते हैं भगवान मौका नहीं देता, जब भगवान मौका दे देता है, करोड़ों का व्यापार दे देता है, फिर मेरे को ये समझ नहीं आती उनको गर्मी क्यों लगनी शुरू हो जाती है, उनको सर्दी लगनी क्यों शुरू हो जाती है, उनके बहाने क्यों खत्म नहीं होते। मेरे को तो यही बात की समझ नहीं आती, क्योंकि बाहर की मोटिवेशन टेम्परेरी मोटिवेशन है। मेरे से मेरी सारी टीम पूछती है, दीदी कभी आप डिमोटिवेट नहीं हुए? दीदी कभी आपको डर नहीं लगा? कैसे लग सकता है? मुझे बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर मोटिवेशन फूट के कमजोर लोगों को बाहर की मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जिन लोगों का मकसद क्लियर होता है, उनको बाहर की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहती हैं। चलते गए बिलीव करना, भगवान इम्तिहान लेता है। जितना बड़ा उसने देना होता है ना, उतना बड़ा इम्तिहान लेता है। चलते गए बहुत किस्से हैं, इतने किस्से हैं कि अगर सुनाऊं तो मे भी हो सकता है 3 से 4 दिन लग जाएं। पर बीच में कभी ना कभी सुनाती रहूंगी, क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा है। बस हर जगह जाती थी, एक ही अरदास होती थी कि बाबा जी मौका दे दो, 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 बाबा जी मौका दे दो। और वही शायद एक दिन मेरी जिंदगी में आया, जिस दिन मेरे बाबे नानक ने मुझे मौका दिया। एक अनजान से व्यक्ति, अनजान पर्सन, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानती, वो मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई मित्र नहीं है, मेरे पंजाब से नहीं है, मेरे पटियाला से नहीं है। एक कॉल आती है, मुझे आज तक नहीं पता कि उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, किस व्यक्ति ने दिया, बट एक कॉल आती है कि मैं, हेलो आप सुखविंदर बोल रहे हैं? यस। कहते मैं पटियाला के अंदर हूँ, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कुछ ऐसे लोग जो ड्रीमर हों। जब उन्होंने ये वर्ड बोला
ये तो बस मजबूर होगी मैं अगली बात सुनने के लिए कि मैं ऐसे लोग ढूंढ रहा हूँ जो ड्रीमर हों, एम्बिशियस हों, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और जो अपने परिवार के लिए जिम्मेदार लोग हैं। मैं ढूंढ रहा हूं ऐसे व्यक्ति, और मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है, तो क्या आप मुझे मिलने इस होटल में आ सकते हैं? और होटल का नाम सुन के हम सारे के सारी बहनें वैसे ही घबरा जाती हैं। मैंने बोला जी सॉरी, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं, मैं आपको किसी भी होटल में मिलने नहीं आ सकती। तो उन्होंने बोला कि आप ये समझो कि आप मेरी सगी बहन हो। मैंने बोला अगर आप मुझे सगी बहन बोल रहे हैं, आप मुझे होटल में मिलने के लिए बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तू मेरी सगी बहन की तरह है, तो अगर आपने मुझे सगी बहन ही बोल दिया तो एक भाई मुझे होटल में क्यों बुलाए, मुझसे मिलने मेरे घर पे भी तो आ सकता है मेरा सगी भाई। कोई और नहीं, वो मेरे फ्रेंड भाई मेरे पास आए। मुझे इन्होंने जैसे बिचल ने भी हेल्दी इंडिया बताया कि हमारे 2 मिशन हैं। हेल्दी इंडिया, जब हेल्दी इंडिया के बारे में भाई ने बताया तो सारे का सारा हेल्दी इंडिया मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। नहीं मैं तो साफ मैं इस स्टेज पे खड़ी होकर कभी भी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि माँ सरस्वती की स्टेज है। जो बंदा इस पे खड़ा होकर झूठ बोलेगा ना, वो उसको वो ज्यादा देर इस स्टेज पे रहने ही नहीं देती। राइट, मेरे को नहीं समझ आया हेल्दी इंडिया। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को समझ में आया कि हेल्थ, हालांकि मुझे बहुत जरूरत थी, फटीग के ऊपर मैंने कभी खाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। दिन रात मेहनत करते करते मैंने कभी, मुझे नहीं लगता ये जनवरी से लेके अब तक की बात छोड़ के, मैंने मतलब पिछले साल 31 दिसंबर तक मैंने कभी 3 टाइम खाना खाया होगा। मैंने नहीं खाया। हाँ, जनवरी से मैंने खाना शुरू करा और खाना खाया हुआ मेरा दिख भी रहा है आप लोगों को। राइट, जिंदगी में मैंने कभी नहीं करा। अगर लंच कर लिया तो मैंने डिनर नहीं करा, डिनर कर लिया तो मैंने लंच नहीं करा, एक टाइम खाना खाया, और वो भी ओनली एंड ओनली 2 चपाती, एक दाल के साथ या एक सब्जी के साथ, बस। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं लिया। रेड फ्रूट कभी मैंने नहीं खाया, दूध कभी। 6300। अच्छा, पहली बार कितने आए हैं? पहली बार तब मेरे को भाई ने पूछा, मैंने कहा जी देखती हूँ, सोचती हूँ, सलाह कर लूं, क्योंकि जब हमारे पास कुछ बताने आता है ना तो हम उसकी बात कम सुनते हैं और अपने दिमाग में बहाने बनाने शुरू कर देते हैं कि इस बंदे को घुमाए कैसे। राइट, तो मेरा भी वही था, सोच लूं, समझ लूं, देखती हूँ, पूछती हूँ, ये चीजें। कहते किससे पूछेगी? भाई ने बोला। मैंने कहा घर वाले से। आपको क्या लगता है मुझे देख के कि मैं ऐसा पढ़ा हूँ? मैं क्या आप भी नहीं हूँ? आपने भी सूट लेना है तो मतलब घर वाले से चोरी छुपा के उसको ट्रंक में रखना है, अलमारी में रखना है। 2 महीने के बाद फिर बोलना है निकाल के, ये मेरी मम्मी ने भेजा है। कि मैंने उनको ये गोलियां क्यों देने की कोशिश करी? क्योंकि मेरे लिए वो अनजान व्यक्ति थे, मैं उनको अपने हालात नहीं बताना चाहती थी। अपनी कहावत है, कहते पल्ला उठाएंगे तो पेट अपना ही नजर आएगा, और मैं बेगाने इंसान को अपना पेट दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने बनाए। फिर भाई ने मेरे से एक सवाल पूछा था जो अभी मैंने आपसे पूछा है कि कोई बात नहीं बहन जी, आप सलाह कर लेना, सोच लेना, देख लेना, बट अगर आप लेना भी चाहोगे तो इनमें से कौन सी ऑप्शन पिक करोगे? इसमें नो डाउट ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, इसमें उससे कम मिलेंगे, इसमें उससे भी कम मिलेंगे, और इसमें हमारी जरूरत के जितने मिल जाएंगे। मतलब जितने हमारे शरीर के लिए शुरू में जरूरी हैं। 2 वैदिक 9, एक 6, एक 36। तो मैंने बोला भाई अगर लूंगी तो मैं ये लूंगी। और क्लैपिंग कर देना आप सारे, क्योंकि आपने भी यही बोला। अगर हमारा पास्ट एक जैसा है तो हमारा फ्यूचर भी एक जैसा हो सकता है। राइट, तो चलो जी, भाई ने बोला कि ठीक है ये लोगे। कहते अगर आपके पास 5-10 मिनट हैं, और क्योंकि मैं बुटीक पे थी, कहते
आपको वेल्दी इंडिया के बारे में बताना था। आप बिलीव करना, मेरे को वेल्थ शब्द भी नहीं पता था कि वेल्थ किसको बोलते हैं। मैंने कहा जी वेल्दी इंडिया का मतलब, कहते आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हैं। जब उन्होंने बोला आप पैसा भी कमा सकते हैं, तो फिर मेरे कुत्ते की तरह कान खड़े हो गए। पूछो क्यों? क्यों? आप आई थी ना बात मेरे इंटरेस्ट की, राइट? तो मैंने बोला कितना कितना, उन्होंने बोला जितना तू चाहे। मैंने कहा मैं बहुत चाहती हूँ। कहते फिर बहुत आ सकता है। मैंने कहा फिर भी कितना? कहते आप शुरू हजारों से होगे, फिर लाखों तक जाओगे, फिर करोड़ों तक जाओगे। मैंने कहा जी कितने करोड़? उन्होंने बोला तू कितना चाहती है? मैंने कहा जी मैं तो बस इतना सारा चाहती हूँ। कहते बस फिर इतना सारा ही आ सकता है। मैंने कहा फिर देर मत करो, फिर बताओ आप मेरे को। फिर भाई ने बताया, जैसे पिक्चर में बताया कि ऐसे ऐसे गोले बनाए, और जैसे ही भाई ने बोला कि ये तू, और तुमने आगे जैसे ही 2 लोगों को पैकेज दे दिया तो तेरे को 633 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 633। जैसे ही भाई ने 2 गोले मारे तो मेरे को तो ये बंदे दिखने शुरू हो गए। वो मेरे को बता रहे हैं, कहते जैसे ही यहाँ पे 10-10 हो गए, 10 बंदे और इधर 10 बंदे, कहते तेरे को 6,330 रुपये आ जाएंगे। और बिलीव करना, वो पेपर पे गोले बना रहे और मेरे दिमाग में बंदे चल रहे। उसके पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी, उसको जोड़ दूंगी, उसको जोड़ दूंगी। आपके दिमाग में भी ऐसा आता है? इतना भी आता है? हाय हाय, तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। जैसे ही उन्होंने बोला ये 10-10 लोग, जैसे ही 10-10 लोग आगे 10-10 को बताएंगे तो 100 हो जाएंगे। ये 10 लोग भी जैसे 10-10 को बताएंगे तो नए 100 हो जाएंगे, और तेरे पास 63,300 रुपया आ जाएगा। एक दिन तेरे पास ऐसे ही एक जीरो लग जाएगी, 6 लाख देती। बस वो बताते गए और मेरे दिमाग में बंदे चलते गए, बंदे, राइट? और फिर पूछो क्या हुआ? जैसे ही प्लान खत्म हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे टोटल 12 रैंक हैं। कितने रैंक हैं? 12। तो 12 रैंक के ऊपर तक 70 करोड़ रुपया आपको आता है। कितने करोड़? 70 करोड़। मैंने बोला सच्ची? कहते मुझे आता है। मैंने कहा कितने समय में? कहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चाय में जितना गुड़ डालेंगे चाय उतनी मीठी हो जाएगी, राइट? तो कहते वो तेरे ऊपर डिपेंड करता है। तू इसको 20 साल में ले ले, 15 साल में ले ले, 10 साल में ले ले, 7 साल में ले ले, 5 साल में ले ले, ये तेरी ऊपर डिपेंड करता है। बट इस बात की गारंटी कि ये पैसा तेरे पास 70 करोड़ रुपया आ सकता है। फिर मैंने सोचा कि सुखविंदर कौर गरेवाल, अगर तू अगले 40 साल भी बुटीक करती रही तो तेरे पास 20 लाख नहीं आ सकता, राइट? मैंने कहा ये इंसान है कौन? कभी मैं उस पेपर को देख रही थी जिसके ऊपर उन्होंने प्लान देख के 70 करोड़ बनाया। कभी मैं भाई के मुंह की तरफ, कभी पेपर की तरफ, कभी मुंह की तरफ। मेरे दिमाग में उस समय एक ही बात आई कि ये इंसान नहीं है, इस इंसान के रूप में मेरे बाबा नानक जी खुद चल के मेरे घर पे आए हैं। ये 70 करोड़ का व्यापार है। कितनों का विश्वास है इस बात के ऊपर? पूछो क्या हुआ? मैंने कहा जी मैं बस मेरे को घंटा दे दो। मैंने बोला अच्छा मेरे को एक बात बताओ। दीदी ऐसे नहीं करना यार, देखो कितना स्टाइल से मुंह खोल के बंद ही नहीं कर रही यार। मैंने कहा भाई ये बात बताओ, ज्यादा भी पैसे आ सकते हैं? कहते तेरे को कितने चाहिए? मैंने कहा कि मेरे को तो कितने चाहिए, मैं बोल दूं कि मेरे को तो 70 करोड़ चाहिए। बाबे नानक का मूड हो मेरे को 700 करोड़ देने। मेरे को तो बहुत
यस इतना सारा राइट। अनलिमिटेड पैसा चाहिए मेरे को, अनलिमिटेड, जिसमें कोई लिमिट ना हो। तो भाई ने बोला फिर एक काम और हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? कहते ये है तू, ये क्या है? मैं, मतलब आप, इधर मैं, यू का मतलब होता है हम सारे। कहते दो लोग जरूरी हैं। मैंने कहा यस, दो जरूरी हैं, और दो ही लेगों पे ही बिजनेस चलता है। जैसे हमारी जिंदगी दो लेगों पे चलती है, दो टांगों पे, ये बिजनेस भी दो टांगों पे चलता है। कहते मैंने कहा तीसरी टांग? कहते नहीं, तीसरा अगर तेरे पास कोई आएगा तो तू उसको यहाँ लगा सकती है। मैंने कहा जी फिर क्या करूं? कहते अगर ये दो टांगे तेरी घर की हों तो ये तो और भी अच्छा हो सकता है। मैंने कहा फिर इनकी दो दो, मैंने कहा इनकी दो दो भी मैं अपने घर से लगाऊंगी फिर। तो भाई ने मुझे बताया ऐसे। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे घर के लोग ही इतने थे। भाई ने बोला ये तू, फिर ये मैंने लगाई मेरे हस्बैंड गुरमीत सिंह, ये मेरे मदर इन लॉ हरवंश कौर, और ये मेरे फादर इन लॉ बलवंत सिंह, और ये मेरी बेटी सिमरन गरेवाल, ये मेरा बेटा समर गरेवाल, और ये विद्या कौर मेरी मम्मी। मैंने कहा देखी जाएगी, देखी जाएगी, जैसे इसकी तो है ही। जहाँ पे 7 लाख का घाटा, वहाँ पे और सही। भाई ने बोला फार्म भर दो, मैंने कहा भर दो। 7 के फार्म भरे सबके। कहते पैसे? मैंने कहा वही तो है नहीं, पैसे तो है नहीं। कहते फिर कैसे होएगा? मैंने कहा जी 1 घंटे का समय दे दो बस। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए रोना पिटना करते हैं, उसके लिए उसको पाने के लिए मेहनत नहीं करते। राइट? मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं भी रो पिट सकती थी, मैं भी किस्मत को कोस सकती थी, मैं भी बहाने लगा सकती थी कि पैसे हैं नहीं, पैसे हैं नहीं, पैसे हैं नहीं। करना तो इसीलिए है कि पैसे हैं नहीं। आज नहीं है, 6 महीने के बाद तो हो, 1 साल के बाद तो हो, 2 साल के बाद तो खुला पैसा हो। मैंने कहा 1 घंटे का समय दे दो। कहते क्या करोगे 1 घंटे में? मैंने कहा कुछ तो करूंगी। हाँ जी, मैं फ्रेंड के पास गई, 4-5 दुकानें छोड़ के। मेरी फ्रेंड का ब्यूटी पार्लर था जिसका नाम था रवनीत दीदी। मैं उनके पास गई, मैंने कहा दीदी, वो ब्याज पे पैसे देती थी। मैंने कहा दीदी मुझे पैसे चाहिए ब्याज पे। कहती कितने? मैंने कहा 50,000। पूछो क्यों? क्योंकि अब खेलना है अच्छे से। राइट? 7 के 6 के हिसाब से लगा लो कितने बनेंगे। राइट? 6.5 मतलब कर आके 45,000 रुपया बनता है। 45 साढ़े 45 शफल करके वो आपके सीनियर बता देंगे अगर मेरी तरह खेलना है तो। राइट? तो उन्होंने बोला ठीक है पैसे दे दूंगी, ब्याज लगेगा 5%, पैसे मिलेंगे 4 दिन के बाद। मैंने बोला जी 4 दिन किसने देखे? 4 दिन के बाद कौन से राजा की प्रजा आएगी? पैसे चाहिए अभी, 1 घंटे में। जिंदगी और मौत का सवाल है। देने हैं तो हाँ करो, नहीं देने ना करो, मैं कहीं और इंतजाम करूं, मेरा समय खराब ना हो। उन्होंने बोला कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई? मैंने कहा यार बताया तो है, जिंदगी और मौत का सवाल है। मजबूरी नहीं बता सकती। कहते मिल जाएंगे, पर शर्त एक है, ब्याज लगेगा 6%। मैंने कहा आप भी क्या याद रखोगे किस कौन अमीर बंदे के साथ बात कर रहे हो? 6% नहीं, आपको 7% दूंगी, बट पैसे दे दो बस। तो उसने चेक काटा, अपनी लड़की को दिया, नीचे बैंक थी ओबीसी। कहती जब बैंक से पैसे निकलवा के लिया, मेरे को बोलती चाय पिएगी। मैंने कहा इससे पहले मुकर जाए कि मैं कोई मैं दोबारा आ जाती हूँ। मैंने कहा हाँ पैसे चाय पीऊंगी। पूछो क्यों? पैसे लेके जाऊंगी। राइट? तो चाय पीते पीते पूछने लगी, कहती अच्छा एक बात तो बता दे, क्या करेगी पैसे का? मेरे फिर एकदम से मुंह से निकल गया, मैंने कहा जुआ खेलूंगी। क्या खेलूंगी? कहती खेलना आता है। मैंने कहा काम ही 2 होंगे, या तो बाबा जेल में होएगा या फिर बाबा रेल में होएगा। कि मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है? वैसे मैं सोचती नहीं हूँ बुरा, पर उसने सोचा कि बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर मेरा काम ना चला तो 7 लाख का कर्जा पहले है, 50,000 इसमें और जमा हो जाएगा।
7:30 हो जाएगा। जहर की गोली खा के तो मरना ही है, तो 7 के लिए भी मरना, 7:30 के लिए भी मरना। फांसी भी अगर लेनी है तो 7 के लिए भी लेनी, 7:30 के भी ले लेनी। फिर मैंने सोचा कि सुखविंदर कौर गरेवाल अगर तेरा चल गया तो क्या होएगा? तेरा कर्जा उतर जाएगा, तेरा 1 करोड़ का घर बन जाएगा, तेरे पास गाड़ियां आ जाएंगी, तेरे पास पैसा आ जाएगा, तेरे को नाम मिलेगा, तेरे को पहचान मिलेगी। बस फिर अप्पा ने चक दिए फटे, ले आके पैसे दिए। शाम को मेरे हस्बैंड आ गए, मैं बहुत खुश। कहते आज क्या हुआ? कई सालों के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पानी पियोगे? जैसे ही घर आए पुलिस से, कहते क्या हो गया आज? मैंने कहा कुछ नहीं, पानी पियोगे? पूछो क्यों? हम कौन सा पूछते हैं? बंदे जब घर पे आते तो हमें भी होता है कि 2 घंटे लेट ही आ जाते। पूछो क्यों? लड़ाई होनी और क्या होना है? तो मैंने कहा पानी दूं? तो वो बड़े हैरान हुए, वे आज पानी पूछ रही है। कहते ले आ चल। जैसे ही मैंने पानी का ग्लास दिया, मैंने बोला गरेवाल साहब चाय बना दूं? तो उन्होंने मेरे को पकड़ा, कुर्सी पे बिठाया। कहते मेरे को ये लग रहा है तू आज ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास चले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक हूँ गरेवाल साहब, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी रूह खिड़ी हुई है। अब हमें कनाडा जाने की जरूरत नहीं, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, इंग्लैंड जाने की जरूरत नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं। अब इंडिया में ही मैं कनाडा बनाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया बनाऊंगी, इंग्लैंड बनाऊंगी। अब मेरे हाथ करोड़ों का व्यापार लग चुका है। कौन सा जादू का चिराग हाथ लग गया? मैंने कहा ऐसा जादू का चिराग हाथ लगा, एक पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो बोले क्या? जो भाई ने प्लान करा था, पेपर दे था मेरे पास, वो मैंने उनके हाथ में दिया। मैंने कहा इसको पढ़ लो, मैं चाय बना के लेके आई। जैसे ही चाय बना के लेके आई, फिर पूछो क्या हुआ? कुछ नहीं, टांग पे रख के ऐसे टांग बैठे थे, पढ़ रहे थे। आज पढ़ते पढ़ते जैसे ही मैं आई, कहते देख मेरी एक बात सुन, ये मूर्ख लोगों के मूर्ख काम है, फंसने की जरूरत नहीं है। ये लोग मूर्ख बनाते हैं, ये लोग ठगियां मारते हैं, ये लोग यहाँ पे तेरा पैसा डूब जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बनता, तो अपना काम